वेदों को अपौरुषेय और नित्य भी कहा गया है। वैदिक साहित्य में साहित्यिक कृतियों के 4 वर्ग शामिल हैं, अर्थात वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग डेली पर। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में प्री हिस्ट्री एवं इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो कृपया पहले इन वीडियोस को ज़रूर देखें। वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब हम शुरू कर रहे हैं वैदिक कल्चर, वैदिक एज। वैदिक कल्चर का कालक्रम लगभग 1600 BCE से 600 BCE तक माना जाता है। आर्यों को वैदिक सभ्यता का प्रतिपादक कहा जाता है। वे आर्या नामक एक भाषा बोलते थे जो बाद के दिनों की संस्कृत के समान थी, इसलिए इन्हें आर्य कहा गया है। आर्यों की उत्पत्ति। आर्यों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे सर W. जोन्स के अनुसार ये यूरोप से आए थे। मैक्स मुलर की आर्य इन्वेजन थ्योरी के अनुसार मध्य एशिया या ब्लैक सी के उत्तरी भाग से आर्यों का संबंध है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक क्षेत्र को बिलोंग करते थे और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत क्षेत्र के मूल निवासी थे। वैसे मैक्स मुलर का मध्य एशियाई सिद्धांत आर्यों की उत्पत्ति का व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है। हालांकि आर्य सभ्यता के ओरिजिन तथा इन्वेजन थ्योरी एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ हालिया शोध जो IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता एवं आर्य सभ्यता की प्राचीनता को लेकर किए हैं, उसमें कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। और इन तथ्यों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता एवं आर्य सभ्यता का कालक्रम वर्तमान कालक्रम से काफ़ी पहले का माना जाता है। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी काफ़ी पहले की हो सकती है। किंतु जो भी हो, यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत का इतिहास उस काल में लिखा गया जब हमारा देश विदेशियों के अधीन था तथा उपनिवेशवाद के उस दौर में विदेशी सत्ताधारियों से स्वयं के इतिहास के सही वर्णन की उम्मीद करना तो बेमानी ही होगी। खैर, बिना किसी वाद विवाद के हम तथ्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्रोत। भारतीय इतिहास के इस कालक्रम के लिए हमारे पास 2 मुख्य प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। पहला है मिट्टी के बर्तनों, पौधों के अवशेष और धातु की वस्तुओं सहित पुरातात्विक स्थल और भौतिक संस्कृति, तथा दूसरा है वैदिक साहित्य। अभी हम वैदिक युग के साहित्य की चर्चा करेंगे। वेद, यह संस्कृत के विद धातु से निकला हुआ है और इसका अर्थ होता है जानना। भारत में वेद सबसे पहले ज्ञात ग्रंथों में से एक है। वैदिक संस्कृत को वेदों की भाषा के रूप में वर्णित किया गया है। वेद कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। वैदिक साहित्य तो कई शताब्दियों के दौरान विकसित हुआ था और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था, इसलिए उन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय और नित्य भी कहा गया है, जिसका अर्थ है मनुष्य ने उनकी रचना नहीं की और वे सभी अनंत काल से विद्यमान थे। वैदिक साहित्य में साहित्यिक कृतियों के 4 वर्ग शामिल हैं, अर्थात वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो सबसे पहले हम वेद को समझते हैं। वेद यह स्त्रोतों, प्रार्थनाओं, मंत्रों और यज्ञों के सूत्रों का संग्रह है। इनकी संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, इसमें ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद, इसको गीतों के संग्रह के लिए जाना जाता है। इसमें ऋग्वेद की ही ऋचाओं को लेकर उन्हें पद्य के रूप में संग्रहित या संकलित किया गया है। यजुर्वेद, इसमें सूत्रों का संग्रह है और अथर्ववेद, इसमें मंत्रों का संग्रह है। आइए अब हम ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। इसे लगभग 1500 से 1000 BCE के दौरान संकलित किया गया, ऐसा माना जाता है। ऋग शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रशंसा करना है। इसमें भगवान की स्तुतियों का संग्रह है। इसे 10 खंडों में विभाजित किया गया है। इन खंडों को मंडल कहा जाता है।
मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक की पुस्तकें सबसे पुरानी पुस्तकें मानी जाती हैं। इनमें ऋषियों का वर्णन किया गया है। मंडल 8 और मंडल 9 ये मध्यकाल के हैं और मंडल 1 और मंडल 10 का संकलन सबसे बाद में किया गया माना जाता है। मंडल 3 में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसे सूर्य देव की स्तुति में संकलित किया गया था। मंडल 9 केवल पौधों के स्वामी सोम भगवान को समर्पित है तथा मंडल 10 में पुरुष सूक्त शामिल है, जिसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति पर चर्चा की गई है। वे ऋषि जो ऋग्वेद के विशेषज्ञ थे उन्हें होत्र या होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में ईरानी ग्रंथ अवेस्ता के साथ बहुत सी समानताएं दिखाई देती हैं। सामवेद, इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को पद्य रूप में संकलित किया गया है। सामवेद के जानकार उद्गात्री कहलाते हैं। सामवेद के संकलन को भारतीय संगीत की शुरुआत माना जाता है। सामवेद में लगभग 1810 सूक्तियां हैं। यजुर्वेद, यह यज्ञ सूत्रों का संग्रह है। यह मंत्र जाप के समय पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों का वर्णन करता है। यजुर्वेद के ज्ञान के विशेषज्ञ अध्वर्यु कहलाते थे। यह गद्य एवं पद्य यानी कि काव्य दोनों स्वरूपों में पाया गया है। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद, यह मंत्रों का संग्रह है। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें रोग निवारण हेतु मंत्रों एवं विधियों का उल्लेख है। भारतीय औषधीय विज्ञान, जिसे आयुर्वेद कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति अथर्ववेद से ही हुई है। अथर्ववेद के जानकार को ब्रह्म कहा गया है। ब्राह्मण, ये प्रोज अर्थात गद्य स्वरूप में संकलित ग्रंथ हैं। इनमें वैदिक मंत्रों के अर्थ, उनके अनुप्रयोग, उनकी उत्पत्ति का वर्णन आदि का विवरण है। वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐतरेय एवं कौशितकी है। सामवेद से संबंधित तांड्य और जैमिनीय है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण तैत्तरेय और शतपथ है और अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण गोपथ है। इन सभी में तांड्य ब्राह्मण सबसे पुराना है तथा शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों में सबसे बड़ा है। आरण्यक, ये वेद साहित्य में ब्राह्मण के अंतिम भाग हैं। इन्हें आरण्यक कहा गया है क्योंकि इनके अध्ययन के लिए शांत और दार्शनिक चरित्र की आवश्यकता होती थी एवं उनका अध्ययन वानप्रस्थ आश्रम के दौरान अरण्य यानी कि जंगल के एकांत में किया जाता था। आरण्यक वेद, ब्राह्मणों और उपनिषदों के बीच सेतु की तरह थे। उपनिषद, ये वैदिक साहित्य के अंतिम चरण हैं। उपनिषद तत्वमीमांसा यानी दर्शन से संबंधित हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य की श्रृंखला में संकलित होने वाली अंतिम पुस्तकें थीं। इनमें आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म के सिद्धांत आदि के बारे में बताया गया है। उपनिषदों ने ज्ञान के मार्ग पर जोर दिया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है चरणों के समीप बैठना। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद आदि हैं। यम और नचिकेता की बातचीत कथा उपनिषद का विषय है। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग, 600 BC के बाद की अवधि को सूत्र काल कहा जाता है। वेदांग इस अवधि के दौरान ही संकलित किए गए थे, इसलिए इन्हें सूत्र साहित्य भी कहते हैं। इन्हें वेदों के अंग के रूप में जाना जाता है, इसलिए इन्हें वेदांग भी कहा गया है। इनकी संख्या 6 है। पहला, शिक्षा, इसमें फोनेटिक्स यानी कि उच्चारण का विज्ञान का वर्णन है। कल्प, ये अनुष्ठान और समारोह का वर्णन करते हैं। व्याकरण, ग्रामर, ये ग्रामर के लिए है। निरुक्त, इसमें शब्दों की उत्पत्ति का वर्णन है। छंद, इसमें काव्य रचना के नियम बताए गए हैं। ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र एवं खगोल विज्ञान के बारे में बताता है। आइए अब उपवेद की चर्चा कर लेते हैं। वेदों की ही भांति हमारे यहाँ कुछ उपवेद भी बताए गए हैं। पहला है गंधर्व वेद।
इसमें नृत्य, नाटक एवं संगीत का वर्णन है। आयुर्वेद, यह दवा के विज्ञान से संबंधित है। शिल्पवेद, इसमें कला और वास्तुकला का वर्णन है। धनुर्वेद, यह युद्ध की कलाओं का वर्णन करता है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, भारतीय दर्शन की प्रणालियों के बारे में हम यहाँ चर्चा अवश्य करेंगे। भारत में दर्शन की 6 प्रणालियाँ प्रचलित हैं। सांख्य, योग, वैशेषिका, न्याय, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। इनके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। सांख्य, यह दर्शन की सभी 6 प्रणालियों में सबसे पुराना है। यह 25 बुनियादी सिद्धांतों यानी तत्वों के अस्तित्व को सिखाता है और इसमें प्रकृति या पदार्थ सभी सिद्धांतों में सबसे पहले है। कपिल मुनि ने सांख्य प्रणाली का प्रतिपादन किया था। योग, योग संभवतः विश्व में सबसे प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक प्रणाली है। ऋषि पतंजलि ने योग पद्धति का प्रतिपादन किया था। वैशेषिका, इस प्रणाली में विश्व का यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक और वस्तुपरक दर्शन है। इसके अंतर्गत वस्तुओं को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। महर्षि कणाद ने वैशेषिका पद्धति का प्रतिपादन किया था। न्याय, न्याय प्रणाली कहती है कि ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस प्रणाली का प्रतिपादन गौतम ऋषि के द्वारा किया गया था। मीमांसा प्रणाली वेदों को मनुष्य के कर्तव्यों के निर्धारण में अंतिम अधिकार के रूप में मान्यता देती है और इसे 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात पूर्व मीमांसा, इसके प्रणेता महर्षि जैमिनी को माना जाता है, एवं उत्तर मीमांसा, इसके प्रणेता महर्षि व्यास को माना जाता है। तो यह था वैदिक साहित्य का विवरण। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड एवं उसके सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।